नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तमिलनाडु से बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर यह है कि क्या मार्च और अप्रैल में तमिलनाडु की जनता ईवीएम मशीन पर वही काम करेगी जो सिल्वर स्क्रीन पर किसी नायक के पीछे दौड़ जाया करती है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पूरे सितारों के नाम पे परिभाषित होती है। जो सिल्वर स्क्रीन पे चमकता है उसको लोग वोट दे दिया करते हैं। इतिहास रहा है, परंपरा रहा है, कोई नई बात नहीं है। और इसी परंपरा और इसी इतिहास को लेकर के इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं विजय थलपति। तमिलगा वेत्री कड़गम नाम की उनकी पार्टी है, टीवीके, और उनको राजनीति में आने से रोकने के लिए बहुत सारे हर्डल तैयार किए गए। जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म थी या है, जिसको सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है, सरकार ने रिलीज होने से रोक रखा है। उनका अपना ही इरादा था कि जन नायकन फिल्म रिलीज होगी और उसी के सहारे वो पॉलिटिक्स में जंप कर जाएंगे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है। कहते हैं जब कई बार किसी चीज को रोका जाता है तो लोगों के अंदर एक खास तरीका आवेश आता है, रोकने की वजह से ही उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। विजय थलपति ने अपनी पार्टी की दूसरी वर्षगांठ बनाई है। अब वो तीसरे साल में प्रवेश कर गए। 2024 में उनकी पार्टी बनी थी और पिछले साल कोडूर में एक महारैली थी उनकी, अपने आप में वहां भगदड़ मच गया, कई लोग हताहत हो गए। और जब कह रहे हैं ना, हर्डल क्रिएट किया गया, पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया। 72 घंटे तक दिल्ली में बुला करके विजय थलपति के साथ सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। पूछा गया उनसे कि उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाए। जिस रैली में उनके नाम पे लोग जुटे थे, उनकी जान माल की सुरक्षा रहे, वो सुरक्षित रहे, उनकी जान ना जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये सारी बातें पूछी गई आयोजनकर्ता के नाम पे। जब आयोजक थे वो, तो ऐसा इंतजाम क्यों नहीं हुआ था, भूल कहाँ हुई, क्या कोई साजिश थी इतने लोगों को बुला के मरवा देने की। इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं विजय थलपति पे। और धरातल की बात बताऊं कि जितने इल्जाम लग रहे हैं उतने उनके जो फॉलोअर हैं उनके पीछे उमड़ रहे हैं। युवाओं में अजीब सी स्फूर्ति दिख रही है। जब उन्होंने अपनी पार्टी का दूसरा वर्षगांठ मनाया चेन्नई में, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको वही वक्त याद आता है 1972 का, जब एमजी रामचंद्रन आए थे। तब 55 साल के एमजी रामचंद्रन थे। वो तमिलनाडु के राजनीति में आए थे डीएमके को चुनौती देते हुए। एआईडीएमके बनाया था उन्होंने, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अपने पुराने साथी जो के करुणानिधि थे, जो डीएमके के नेता थे, उनसे विद्रोह करके, उनसे अलग होकर के वो सिल्वर स्क्रीन के वैसे ही नायक थे एमजी रामचंद्रन। उनके नाम से ही इस बात की गारंटी होती थी सुपर डुपर हिट हो जाएगी फिल्म। और बहुत यंग एज में जे जलता उनके साथ आती थी स्क्रीन पर। जे जलता जो बाद में उनकी उत्तराधिकारी बनी, पॉलिटिक्स में आई और अब नहीं है। जे जलता के बाद से, राजनीति में जाने के बाद से हमेशा ये बातें आ रही हैं, उनके जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट है। वैक्यूम क्या क्रिएट है? सितारे अब नहीं है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। वहां के मुख्यमंत्री जो एमके स्टालिन है, वो करुणानिधि के पुत्र हैं। करुणानिधि थे एक हिसाब से सिनेमा से जुड़े पड़े थे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर थे, बड़ी अच्छी कविताएं करते थे। उनका अपना एक अलग रुतबा था। हिंदी विरोधी आंदोलन जो तमिलनाडु जिसके लिए याद किया जाता है 65-67 में चला था, उसके कर्णधार थे एम करुणानिधि। तो उस अपने हिसाब से उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं रची, सब कुछ तमिल में रची और एक वेव सा क्रिएट किया। सिनेमा में नहीं थे, लेकिन उनकी जो भाषण शैली होती थी उसी का भोग रहे हैं अभी एमके स्टालिन साहब। और एमके स्टालिन साहब का इरादा है, वो 70 साल के हो गया खुद, उनका इरादा है कि उनका बेटा उदयनिधि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके हवाले अब राजनीति करें और जाएं। उदयनिधि भी सिल्वर स्क्रीन से नहीं है, सितारे नहीं है। तो ये जो वैक्यूम बनी है जे जलता के जाने के बाद, ये डीएमके की नेत्री थी वो, उनका अलग वोट बैंक है, उनका पारंपरिक वोट बैंक है, उनका वाहक है अभी उनके उत्तराधिकार हैं ई पिलानीसामी। और उनकी जो वैर है या प्रतिद्वंदिता है अपनी पार्टी के अंदर, एआईडीएमके के अंदर, वो ओ पनीरसेल्वम से। और एक और व्यक्ति हैं टीवी के दिनाकरन, जो शशिकला जो बड़ी सहयोगी थी, खास थी जे जलता की, उनके भतीजे हैं। और कहते हैं जब तक जे जलता थी काफी करीबी थे दिनाकरन साहब। कई बार ये चर्चा होती थी कि उनको गोद ले लिया है जे जलता ने, उनके कोई अपने बच्चे नहीं थे। तो बाद में एक दिन वैसे आए, एआईडीएमके से वो अलग हो गए। एआईडीएमके के तमाम फैक्शंस इकट्ठे हैं। आपको मोटे तौर पे तमिलनाडु विधानसभा की स्थिति बता दूं, 234 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 156 विधायक डीएमके के पास है। डीएमके कौन? करुणानिधि वाले डीएमके, एमके स्टालिन वाले डीएमके जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके साथ कांग्रेस लगी पड़ी 16 सीटों के लेकर के।
और विपक्ष में है एआईडीएमके, जो कि जयललिता के जाने के बाद चुनाव लड़ी थी 2021 की, और उसमें भी 66 सीटें जीत के चली आई थी। मां सत्ता के पहुंचने करीब थी, एक चैलेंजिंग फोर्स था। अब ये थलपति विजय कह रहे हैं कि वो थर्ड फोर्स हैं इस पॉलिटिक्स में, और वही वेग लेके आ रहे हैं जो कभी एमजी रामचंद्रन लेके आए थे 1972 में। उन्होंने एआईडीएमके बनाई थी, और उसके बाद से पूरी 1972 से परिभाषित होती रही। 1991 में वो गए हैं, उनके झड़प हुई, लड़ाई हुई उनके उत्तराधिकार को लेके। उनकी पत्नी थी जानकी रामचंद्रन, वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर थोड़े समय के लिए बैठी, लेकिन बाद में आ गई पीछे से जयललिता, कही कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। सिल्वर स्क्रीन पे उनकी नायिका थी, और यहाँ भी मैं उत्तराधिकारी हूँ, और शासन चला। 1991 की वो घटना सबको याद है तमिलनाडु के इतिहास में। उसके बाद से जो कैरी फॉरवर्ड वो पूरी राजनीति, जब तक वो दुनिया में रही, शासन करती रही। एआईडीएमके का एक पारंपरिक वोट बैंक है, थेवर जाति कहते हैं, ओबीसी का एक मजबूत जाति है जो एआईडीएमके के साथ जुड़ा है, और हमेशा चैलेंजिंग फोर्स है। इस बार एमके स्टालिन जो सत्ता में है, उनके खिलाफ जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है, उसके सहारे बड़ी उम्मीद हुई एआईडीएमके को, वो शासन में आ जाएंगे। और एआईडीएमके को एक बड़ा सहारा मिला है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके इस बार अलायंस करके, साथ में गठबंधन करके डीएमके से मुकाबिल होने आई है। डीएमके कहना का मतलब डीएमके अकेली नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, इंडी गठबंधन जिसको कहते हैं वो वहां है, उसके मुकाबले एआईडीएमके। ये दो ध्रुव की आमने सामने की लड़ाई है। इसमें अचानक से जंप करके आ गए हैं विजय थलपति, और विजय थलपति का दावा है, जब चेन्नई में उन्होंने अपनी पार्टी का दूसरा वर्षगांठ पूरा होने पर तीसरे वर्षगांठ की सफर तय की है, तो उनका कहना है कि तीसरे साल उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और राजनीति में ही रहेंगे वो। उन्होंने कहा है कि उनकी जो फिल्म जो जन नायकन है रिलीज हो जाएगी, उसके बाद नमस्कार कर लेंगे सिल्वर स्क्रीन से। अब उनका उद्देश्य इसी जीवन में अब लोगों की सेवा करना होगा, जैसा एमजी रामचंद्रन साहब ने किया था। तो बड़ा सा आवेश है वहां के लोगों में, बड़ा जितना रोका जा रहा है कहते हैं विजय थलपति को, उतना ही उनके आसपास मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। सितारों की जब बात करें तमिलनाडु राजनीति में, 2021 में रजनीकांत अब 75 साल के हो गए, उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी। उन्होंने ये कह करके, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्टी बनाना, उसको खड़ा करना, कैडर को साथ साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई, तबीयत ठीक नहीं रहती है। उन्होंने इस पार्टी ही भंग कर दी, रजनीकांत जो अपनी पार्टी। उसके अलावा एक और व्यक्ति लाए हैं, कमल हासन, वहाँ उनकी पार्टी है, उन्होंने चुनाव लड़ने का काम करते हैं, वैचारिक आधार पर करते हैं, लेकिन बेस जो है, जो जमीन है उनकी कम है, उनका उस ज़्यादा आधार नहीं है। हिंदी सिल्वर स्क्रीन पर कमल हासन का रुतबा ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट साउथ में भी अच्छी देखे जाते हैं, लेकिन उनको लोग बौद्धिक मानते हैं, उस ढंग से लड़ाकू या एक्टिविस्ट तरीके से नहीं मानते हैं जैसा विजय थलपति को माना जा रहा है। और विजय थलपति हैं भी टिके हुए, जिस काम को रजनीकांत ने छोड़ दिया 2021 में। 2021 में ये उम्मीद थी जयललिता जाने के बाद रजनीकांत वो जो सितारों के पीछे पागल लोग हैं उसको कैच करने वाले फोर्स के तौर पे आएंगे, राजनीति अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई, ज़्यादातर 75 साल उम्र है, अब क्या कर पाएंगे। उन्होंने सरेंडर कर दिया। कमल हसन अपने हिसाब से राजनीति पार्टी खड़ी की, लेकिन उनका ये इरादा नहीं था कि जयललिता से वैक्यूम जो आया है उसको हासिल करें। विजय थलपति गए हैं बिल्कुल उसी अंदाज में। उनका इरादा है जयललिता के जाने के बाद से जो सितारों की दुनिया को फॉलो करने वाले लोग के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राजनीति में, तो अब उस खालीपन को भरे, अपने हिसाब से भरे। और ये पूरी कोशिश, उनका अंदाज है, जैसे पूरा गुणगान गाया है उन्होंने जो तीसरे साल की शुरुआत हुई उनकी पार्टी के, उसमें एमजी रामचंद्रन को उस दौर को याद किया है, कहा ठीक वही परिस्थितियां हैं। एमजी रामचंद्रन जब राजनीति में आए थे या राजनीति पार्टी का गठन किया तब 55 साल उनकी उम्र थी। आज विजय थलपति की उम्र 51 साल है। उनका कहना वही स्फूर्ति है, सब कुछ है, और मेरा इरादा बिल्कुल क्लियर है। वर्चुअल वर्ल्ड से निकल करके, वो सिनेमा के रूप वाले पर्दे से बाहर निकल के जो वहां करने की कोशिश करता था मैं, या जो करता हुआ दिखने की कोशिश करता था, उसको रियल वर्ल्ड में व्यावहारिक तौर पे मुझे करना है। तो विजय थलपति का जो फैन फॉलोइंग है बिल्कुल उमड़ा पड़ा है, और जिस हिसाब से ठहरे पड़े हैं, 72 घंटे की सीबीआई पूछताछ का जानते हैं, तोड़ देता है बिल्कुल अंदर से। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम बने रहेंगे पॉलिटिक्स में। उनकी जन नायकन फिल्म, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है निर्माताओं का, उसको सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है, कोर्ट ने अपने हिसाब से रोक रखा है, रिलीजिंग डेट नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद वो कह रहे हैं नहीं, मेरा इरादा पक्का है, मैं राजनीति में रहूंगा। तो और ये भी कह रहे हैं कि मैं थर्ड फोर्स के तरीके से रहूंगा। उनका जो अपना स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट की बात करते हैं। मतलब सत्ता में डीएमके की सरकार है, डीएमके के खिलाफ वाली वोटों की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, ठीक उसी भाषा में बात करते हैं जो एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी करती है, कि उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट चाहिए।
जो तमिलनाडु को बर्बाद किया है, आरोप लगाते हैं एम के स्टालिन ने पीछे 5 सालों में, अब वो सारी बर्बादी को खत्म करने की जिम्मेदारी विजय थलपति अपने ऊपर लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है राजनीतिक तौर पर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट का अगर बंटवारा होता है तो क्या इसका सीधा फायदा उसी एम के स्टालिन को नहीं मिल जाएगा? क्योंकि आधार बहुत मजबूत है डीएमके के जमीन पर। और सबसे बड़ी चीज है एम के स्टालिन के पक्ष में कि उन्होंने जो एक बड़ी विरासत संभाली है उन्होंने करुणानिधि साहब की, अब है नहीं दुनिया में, बड़े भाई हैं, बहुत सारे संतान हैं उनके, बड़े भाई उनके अलागिरी, साउथ तमिलनाडु उनका बड़ा मजबूत आधार है। पिछले दिनों वो देखिए अजित पवार के निधन के बाद सुप्रिया सुले के साथ उनको अपना कंधा देते हुए, तो कहीं मुझे दिल्ली की पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव रहती हैं। वो एम के स्टालिन की रियल सिस्टर हैं, मसौदली सिस्टर हैं, लेकिन उसी करुणानिधि की बेटी। तो परिवार में ही जो बिखराव हो सकता था पार्टी का, उसको बड़े कायदे से एम के स्टालिन ने समेटा। इनफैक्ट करुणानिधि ने जीते जी ये तय कर दिया था कि उनके वारिस, पॉलिटिकल वारिस एम के स्टालिन ही होंगे, इसलिए उनको ये बात संभालने में मदद मिली। अब जब उदयनिधि के पास वो अपनी विरासत सौंपने की स्थिति में है, उस मोड़ पर आकर के अचानक से विजय थलपति का इंटरेस्ट जगना, वो सितारों की दुनिया में पूरी तमिलनाडु की राजनीति को वापस ले जाने की कोशिश करना, अपने आप में बड़ी साहस की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या होता है? जातिगत आधार पर बटे लोग क्या इस नायक के पीछे लग जाएंगे जो कि कहते हैं ईसाई क्रिश्चियन हैं, वो थलपति जोसेफ हैं, वो उनका नाम विजय जोसेफ नाम है और विजय जोसेफ राजेंद्रन उनका नाम है वर्तमान तौर पर, और लोग कहते हैं उनकी आबादी 9% है तमिलनाडु समाज में। लेकिन नायक की बात जब हो, सितारों की दुनिया की बात हो, तो उसमें धर्म जाति नहीं देखी जाती। जिस हिसाब से उनका फैन फॉलोइंग है, जिस ढंग से उनकी फिल्में रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट हो जाती, अगर वो नायक तमिलनाडु के हिसाब से मैं कह रहा हूँ या साउथ के मिजाज के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर ये कह रहा है कि मैं जो स्क्रीन पे जो कुछ दिखता हूँ करता हुआ, वो व्यवहार उतर के आके करना चाहता हूँ, आप मुझे समर्थन देंगे या नहीं देंगे? उनका यही आह्वान सबके दिलों की धड़कनें रोक देता है। खास करके दिल्ली बहुत मेहनत कर रही है इस बार, अमित शाह बहुत तेजी से बहुत बार वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहां, सभाएं कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद बांधे रखी है। काशी संगम के नाम से उन्होंने बहुत कुछ किया है, तमिल काशी में जाकर के तमिल संगम के नाम से तमिलनाडु में जो हिंदुत्व की लहर पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है। इस लहर को अपने आप में विजय थलपति एक हिसाब से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब नया अलायंस क्या बनता है नहीं बनता है ये देखने वाली बात है। एक तरफ एआईडीएमके में एक बिखराव सा था, उसको रोकने की कोशिश हुई है। तो बाइपोलर जो कॉन्टेस्ट है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में, एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी, उस बाइपोलर कॉन्टेस्ट में विजय थलपति उभर के चले आ रहे हैं। क्या वास्तव में तमिलगा वेत्री कड़गम कुछ करामात दिखा पाएगी? क्या वही दौर लौट जाएगा जो एमजी रामचंद्रन का दौर था, जे जयललिता का दौर था, या जो दौर लाने में रजनीकांत हिचक गए, पीछे हट गए, सिल्वर स्क्रीन के नायक थे और लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई? तो क्या वो वक्त फिर से तमिलनाडु के इतिहास में आ गया है कि विजय थलपति के नाम मार्च और अप्रैल का चुनाव होने वाला है? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।